हेलो स्टूडेंट। अब आगे अपन जो वेक्टर के अंदर है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए किस टाइप का जो वेक्टर अपन निकालेंगे, उसका किस टाइप का बिहेवियर होगा, सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। पूरा फॉर्मुलेशन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जैसे अपने पास यहाँ पे ये कोई लाइन है, इस पे कोई P पॉइंट है और Q पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट 3D के अंदर जैसे x1 y1 z1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। और ये जो है यहाँ पे कोई पॉइंट R है, वो इसको m1 रेशो m2 के अंदर इंटरनल डिवाइड कर रहा है। x y z है, इंटरनल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू मैं बता रहा हूँ। x का वैल्यू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही y का वैल्यू जो होगा वो m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास z का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास इंटरनल डिवीजन की कंडीशन होती है। अगर कोई पॉइंट किसी टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवीजन करता है तो आप कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है कि एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे अपने पास यहाँ पे कोई पॉइंट, ये जैसे इसी में मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे आर होता, ये पॉइंट आर होता, ये एक्सटर्नल डिवीजन करता है। ये इंटरनल डिवीजन की कंडीशन है, इंटरनल डिवीजन है। अगर आर पॉइंट होता तो क्या होता कि जो ये आर पॉइंट है ये इसको m1 रेशियो m2 में ही डिवाइड करता, लेकिन एक्सटर्नली करता, एक्सटर्नल होता ये पॉइंट, एक्सटर्नली डिवीजन होता है यहाँ पे। तो अपन क्या करते, एक्स वाई जेड का वैल्यू जो निकालते ना, वो यही फॉर्मूले होते हैं। बस जहाँ प्लस था ना उन सब की जगह माइनस आ जाता। बस फॉर्मूले में क्या चेंज आता, जहाँ पे प्लस था ना वहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता बस। और कोई चेंज नहीं करना था अपने को, बस जो फॉर्मूले जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर अपन कोई क्वेश्चन देखना चाहें तो ये एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन के अंदर आपके पास से P है, उसको उसके कोऑर्डिनेट I प्लस 2j माइनस के हैं, और Q है उसके कोऑर्डिनेट है -1 1 और रेशियो है 2:1। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो P पॉइंट है, इसको अपन P को ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे। P को क्या लिखेंगे अपन, ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, पॉइंट के फॉर्मेट में लिख देंगे। P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, देखो इसको भी ऐसे लिखा हुआ है I प्लस जे प्लस के। ठीक है, I प्लस जे प्लस के। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1, 2, -1, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट पे इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको भी मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। और यहाँ पे ये Q पॉइंट हो गया, ये रेशियो हो गया आपका 2:1। इनको नॉमिनाइज्ड कर देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, x1 y1 z1, ये आपका क्या हो गया x2 y2 z2 हो गया, ये आपका क्या हो गया m1 हो गया, ये आपका क्या हो गया m2। अब x का वैल्यू निकालना है, पहले तो इंटरनल के लिए निकालेंगे, इंटरनली डिवीजन, अंत विभाजन। इसके अंदर x y z का वैल्यू निकाल दूंगा। मतलब आपके पास x1 y1 z1 पड़ा है, x2 y2 z2 पड़ा है, m1 m2 पड़ा है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, सीधा ही वैल्यू रख के बता रहा हूँ। m1 x2 तो कितना हो गया -2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया +1 और डिवाइड बाई 3, तो ये -1/3 हो गया। ऐसे y का वैल्यू निकालेंगे, m1 y2 2 + 2 4/3 हो जाएगा। ऐसे z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और -1 1/3 हो जाएगा। ऐसे जैसे इसको मैं R नेम देता हूँ। R अगर ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट पता है क्या होंगे, इसको मैं R वेक्टर के फॉर्म में जब लिखूँगा तो -1/3I प्लस 4/3J और प्लस 1/3 K कैप लिख दूंगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा। अगर मैं इसको एक्सटर्नल के अंदर बात करूँगा, एक्सटर्नल डिवीजन,
सेकेंड। एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर क्या होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो देखो क्या होगा, m1 x2 -2 -1 -3/3 -1 हो जाएगा, सॉरी माइनस ये होगा -2 और -1 -3 और डिवाइड क्या होगा 2 -1 1 होगा, मतलब -3 बन जाएगा। y का वैल्यू कितना होगा 2 और -2 0 हो जाएगा। ऐसे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा z का 2 और +1 3 हो जाएगा। तो अगर इसको s पॉइंट से आप डिनोट करते हो s से, तो OS वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, ओ इसलिए लगा देते हैं पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा -3i + 0j + 3k। मैं जो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने जो फॉर्मूले लिखे हैं उनमें मैंने वैल्यू पुटअप किए हैं, उसके बाद में आपको इसके जो है फिक्स आंसर मिल गए होंगे। अब इसी के अंदर है ना, अपन एक काम करते हैं, जैसे आपका यही फॉर्मूला है, अगर यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में m1 और m2 है वो 1 1 हो जाए, 1 1 का मतलब ये इक्वली डिवाइड हो जाए, मतलब मिड पॉइंट हो जाए एक तरीके से। ये मिड पॉइंट होते ही क्या होगा, ये 1 1 लगाते ही ये ऐसे बन जाएगा और 1 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, ये सेम होते ही ये नीचे आ जाएगा 2, ये सेम होते ही ये नीचे आ जाएगा 2। तो ये क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, मिड पॉइंट का। अब यहाँ पे मैं मिड पॉइंट का फार्मूला आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। मिड पॉइंट का जो फार्मूला है, अब जैसे ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x2 y2 z2। तो अब अपने को यहाँ मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं आपको बता रहा हूँ, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या, x कोऑर्डिनेट का 8/2, x1 + x2/2, कोमा y1 + y2/2, कोमा z1 + z2/2, ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। अब इसी के ऊपर बेस्ड मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, 12 का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके पास P और Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 2 3 4 और इसके कोऑर्डिनेट है 4 1 -2, ठीक है। अगर ऐसे कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, आपको वेक्टर में दे रखे हैं, तो वेक्टर से मैंने सीधा कोऑर्डिनेट फॉर्म में बनाना बता दिया था। जैसे ऐसे लिखा होता है 2i + 3j + 4k, तो इसको आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2, 3, 4 लिख देते हैं, ऐसे है ना। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में पहले से दिया हुआ तो कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपने को r पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो मिड पॉइंट r, x1 ये x1 y1 z1 हो गया, ये आपका क्या हो गया x2 y2 z2 हो गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, x1 + x2 2 + 4/2, कोमा 3 + 1/2, कोमा 4 - 2/2, ठीक है। इससे अपने को r पॉइंट क्या मिल रहा है, तो ये हो गया 6 6/2 3, 4 4/2 2, 4 - 2 2/2 1 हो गया। इसका मतलब अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर के साथ OR लिखूंगा, तो ये क्या लिखा जाएगा 3i कैप + 2j कैप और +k कैप। ये आपका क्या आ गया, ये वेक्टर आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में लिखा हुआ है सो दैट द पॉइंट्स A B एंड C विद पोजीशन वेक्टर। अपने पास पॉइंट जो है उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। A के पोजीशन वेक्टर अपने को कितने दे रखे हैं 3i - 4j - 4k। B के पोजीशन वेक्टर आपको क्या दे रखे हैं 2i - j + k। और C जो वेक्टर है वो किसके पोजीशन वेक्टर को बता रहा है i - 3j - 5k। वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल है क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से है या नहीं, ये अपने को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो मैं ना इनको जो ट्राइंगल बना देता हूँ। ये वर्टेक्स हैं, ये क्या है वर्टेक्स है ABC। क्या क्या है इनको लिख दो आप ऐसे। A का कोऑर्डिनेट कितना 3 - 4 - 4, B का कोऑर्डिनेट कितना 2 - 1 1,
2 - 1 1। सी का कोऑर्डिनेट कितना 1 - 3 - 5। अपने को बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो इसके लिए अपने को 2-3 काम करने पड़ेंगे। वो काम क्या है, आपको एक तो क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा। तीनों वैक्टर निकाल लो, ए बी वैक्टर, फिर बी सी वैक्टर और फिर ए सी वैक्टर। ये तीनों वैक्टर निकालने। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे और ओ लगा देना ना पोजीशन वेक्टर के लिए। सी माइनस क्या हो जाएगा, सी बी क्या, बी सी क्या हो जाएगा, सी माइनस बी हो जाएगा, ओरिजिन लगा देना। ऐसे ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करके मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, पहले बी माइनस ए करो। ओ तो अपन है ना डिजाइन बनाने के लिए लगा रहे हैं। बी माइनस हो, 2 - 3 कितना हो गया, माइनस आई कैप, -1 + 4 तो प्लस का 3 जे कैप, फिर 1 + 4 5 के कैप हो गया। ये आपका ए बी वैक्टर निकल गया। बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा, सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस करेंगे, 1 - 2 कितना हो गया, माइनस आई, फिर -3 + 1 तो माइनस का 2 जे, फिर -5 - 1 कितना हो गया, माइनस का 6 के कैप हो गया। ऐसे ऐसे क्या निकलेगा, सी माइनस ए से निकलेगा। 1 - 3 कितना हो गया, -2i, -3 + 4 तो प्लस जे, फिर -5 + 4 तो ये माइनस का के कैप हो गया। ये आपके तीनों वेक्टर निकल गए हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए तीनों साइड का मैग्नीट्यूड अपने को निकालना पड़ेगा। इनका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए आप। कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -1 का +1, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये मेरे हिसाब से √35 बन गया है। फिर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। बी सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -1 का +1, -2 का +4 और -6 का 36। तो ये अपने हिसाब से 41 बन गए ना। ऐसे ही ए सी को अपन इवेलुएट कर देते हैं। ए सी का मैग्नीट्यूड कैसे इवेलुएट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का 1, तो ये आपके पास कितना हो गया, √6। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो इन तीनों में से सबसे बिगेस्ट साइड कौन सी है, सबसे बिगेस्ट साइड बी सी है। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू उन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसको अप्लाई करता हूँ। बी सी का वैल्यू इसके अंदर पुट करा, √41 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू अपने पास √35 है और इसका √6 है। स्क्वायर करेंगे तो ये 41 बचेगा, ये 35 है, 35 बच जाएगा, रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। तो 41 इक्वल टू 41 पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये अपने पास प्रूव हो गया कि ये तीनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के जो है वर्टेक्स ही है। ये तीनों ए बी सी किसके वर्टेक्स है, राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टेक्स है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी अपन है ना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के ऊपर ए डॉट बी का फार्मूला अपने पास क्या होता है, ए डॉट बी के ऊपर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ए डॉट बी के फार्मूले पे, ए डॉट बी का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जो अपन ने अभी पीछे के 1-2 लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ए डॉट बी के फॉर्मूले के ऊपर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अपन स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होता है। अब यहां पे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे अपन एक्सरसाइज 13.2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आपके पास ए और बी के मैग्नीट्यूड गिवन है। ए और बी के मैग्नीट्यूड कितने गिवन है, 4 और 5 गिवन है। और आपसे क्या बोल रहा है वो, उसने बोला है कि जैसे इसके बाद में उसने ऑप्शन जो कंडीशंस बोली है, 60 डिग्री एंगल है,
और सेकंड में आपके पास 90 डिग्रीज है और थर्ड में कितना है 30 डिग्रीज है। तो अपन इस कंडीशन में ए डॉट बी का वैल्यू इवेलुएट करने वाले हैं। ए डॉट बी का वैल्यू इवेलुएट करेंगे तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट के लिए करता हूं। फर्स्ट के लिए ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होता है। तो इसमें अपने को ए का मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू भरना है, ये भर दिया मैंने। मैग्नीट्यूड बी का भरना है, ये भर दिया। फिर कोस थीटा का कितना है, फर्स्ट टाइम 60 है, कोस 60। अब कोस 60 का वैल्यू तो अपने को मालूम है कितना होता है, 1/2 होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और अपना आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर सेकंड की बात करें तो अपन तो वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ए डॉट बी का क्या होता है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है इस बार, 90 करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 5 और कोस 90 का वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। और थर्ड के अंदर बात करते हैं अपन, ए डॉट बी है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू इस बार कितना है, 30। तो ये 30, ए का मैग्नीट्यूड 4, इसका 5, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 10√3 अपना आंसर आ जाएगा। 10√3 यूनिट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा के ऊपर बेस्ड कंडीशन थी ए डॉट बी निकालने की। इस बार अब मैं डॉट कंपोनेंट्स के फॉर्म में निकालना बताऊंगा। जैसे आपको ए वेक्टर गिवन होगा, बी वेक्टर गिवन होगा, फिर अपन उनका डॉट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आई वाले आई से मल्टीप्लाई होंगे, जे वाले कोफिशिएंट जे वाले कोफिशिएंट से, और के वाले कोफिशिएंट के वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे, और वो आपका स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा, ए डॉट बी निकल जाएगा। उसके ऊपर अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर अपन इसके अंदर आगे डिस्कस करते हैं कि अपने पास क्वेश्चन 2 है। इसके अंदर अपने पास जो फर्स्ट है उस आर्टिकल के अंदर अपने पास है 2i + 5j 2i + 5j और 3i - 2j। ये अपने पास ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे इसके अंदर सेकंड जो है उसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ है वो है 4i + 3k और इसमें है i - j + k। ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ऐसे ही थर्ड के अंदर जो है, थर्ड के अंदर आपके पास क्या है, 5i + j - 2k। ऐसे ही b का वैल्यू है 2i - 3j। ये आपका कंडीशन है। तो अब अपन इसके ऊपर इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो अपन इसको डिस्कस करते हैं कैसे करना है। ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में। आई वाला कोफिशिएंट आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस का है तो प्लस का, जे वाला जे से करो, 5 2 जा 10, लेकिन माइनस का। तो अपने पास ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। इसमें अगर ए डॉट बी मैं करने जाऊंगा, ए डॉट बी इसमें करूंगा तो क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, आई वाला कोफिशिएंट आई वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 बन जा कितना हो गया, 4। जे वाला जे से होगा, लेकिन जे इसमें है नहीं तो 0। के वाला के से होगा +3। जे को जे से ही करना है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो ये आपका कितना इवेलुएट हो गया, 7। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी जो है आई वाला आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। जे वाला जे से करेंगे तो -3, और इसमें के है लेकिन इसमें नहीं है तो 0। तो अपने पास कितना आ गया, ये भी कितना आ गया अपने पास, 7 आ गया। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं कंपोनेंट्स के फॉर्म में। जब आई जे के फॉर्म में है तो इस तरीके से आपको वेक्टर्स का क्या करना है, डॉट करना है। ठीक है, समझ गए। अब आगे अपन थर्ड क्वेश्चन है वो इनइक्वलिटी पे बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इनइक्वलिटी पे बेस्ड है। एक इनइक्वलिटी होती है वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। इनइक्वलिटी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो इनइक्वलिटी पे बेस्ड है। ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको अभी प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हैंडल करते टाइम अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि इसके लेफ्ट साइड में ए डॉट बी आ रहा है और ए डॉट बी का फार्मूला तो अपने दिमाग में फिट है। क्या ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है वो अपने को यहां पे इसका प्रूफ जब मैं कर रहा हूं तो ए डॉट बी का फार्मूला मेरे को मालूम है क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा होता है। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे को लेफ्ट साइड दिखाई देने लग जाएगी। मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तो लेफ्ट साइड दिखाई देने लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, मोड ए का स्क्वायर बन जाएगा, मोड बी का स्क्वायर बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। लेकिन अपने को मालूम है, अपने को क्या मालूम है, देखो अपने को मालूम है कि जो कोस थीटा होता है वो लाई करता है कहां से कहां तक, -1 से +1 के बीच में। कोस थीटा और साइन थीटा -1 से 1 के बीच में ही घूम सकते हैं, इनको इतना ही अधिकार है कि -1 से 1 के बीच में घूमे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा आ गया तो वो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस से तो होगा नहीं, उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, 0 से 1 के बीच में होगा एब्सोल्युटली। तो कोस स्क्वायर थीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 बोल सकता हूं मैं। अगर मैं जिस दिन कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, हालांकि ये ऐसे होता है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा को रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे ये कंडीशन जब मैं लगाऊंगा तो इसकी फोटो है ना ऐसी रूप में तब्दील हो जाएगी। अब ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, ये अगर मैं यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को रिमूव करके 1 लिखूंगा तो ये 1 तो यहाँ जाएगा, लेकिन ये साइन भी ऐसा आएगा, साइन भी कैसा आएगा, ऐसा। तो फाइनली अपने को क्या है, ये इस टाइप से अपने को मिल जाएगा। इसको वैसे लोग कोसी-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, कोसी-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी भी इसको बोला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी मानी जाती है आपकी मैथमेटिक्स में। तो ये इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं अपन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास जो पॉइंट है उसने क्या बोला है, P और Q पॉइंट दे रखे हैं, अपने को एंगल निकालना है। P पॉइंट है, Q पॉइंट है, 3, 4 और 12, 9। अपने को ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अपने को सीधा ही ध्यान में रखना है। एंगल का फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी में ही थीटा दिखाई देता है। एंगल सबसे पहली बार अपने को इसी फॉर्मूले में दिखाई देता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा में। तो एंगल थीटा इसी में दिखाई देता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो एक तो वेक्टर क्या हो गया, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं तो एंगल निकल जाएगा, ओपी वेक्टर और एक ओक्यू वेक्टर। ओपी का मतलब P - O होगा, ओपी का मतलब ये खुद ही है, खुद का मतलब क्या हो गया, 3i + 4j। ओरिजिन से तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ओक्यू वेक्टर कितना हो गया, 12i + 9j। पहले तो इसको तो मैं बोल देता हूँ आज से आपका नाम A है और इसको बोल दिया आपका नाम क्या है, B है। अब मैं क्या करूँगा, A डॉट B करूँगा। A डॉट B करूँगा तो क्या होगा, i वाला i से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और ये भी 36, 72 हो गया। ये लो 72 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ A निकाल दो। ए का मैग्नीट्यूड जब मैं निकालने जाऊंगा तो रूट लगाऊंगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये अपने पास 5 मिल जाएगा। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये हो जाएगा 144 और इसका कितना हो जाएगा 81। तो ये अपने पास मिल जाएगा कितना, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 to 5 हो गया, मतलब 15 का जो रूट हो गया, 15 आ गया इसका रूट। तो वैल्यू पुट कर देंगे कितना, 15 कोस थीटा, ये 72 हो गया, ये 75 हो गया कोस थीटा। ये इसके नीचे बैठ जाएगा
तो 72/75 अपने पास जो वैल्यू आया वो कोस थीटा का आ गया। अब अपने को थीटा निकालना है, तो कोस इनवर्स कितना हो जाएगा, 72/75 अपने को मिल जाएगा। कोस थीटा का वैल्यू ये आपका आ चुका है। अब आगे डिस्कशन करते हैं अपन, हो गया आपका। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं, इस बार परपेंडिकुलर वेक्टर बोला है उन्होंने। क्या बोला है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है उनका ए डॉट बी कितना होता है, जीरो। कैसे, जैसे ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। इसमें परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 हो जाए, 90 होते ही ये कोस जीरो हो जाएगा और जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड अपने पास क्वेश्चन है। इसके अंदर फर्स्ट है, ए का वैल्यू अपने पास है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के कैप, और b का वैल्यू जो आपके पास है वो कितना है, 4i माइनस 2j माइनस 2k। ऐसे ही इसमें सेकंड जो पार्ट है, दोनों पार्ट अपन साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर जो है आपका सेकंड पार्ट में, ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर का वैल्यू है आपका 3i प्लस 2j माइनस लेमडा के, और अपने को लेमडा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेमडा फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पे ए डॉट बी को जीरो के इक्वल करना है। ए डॉट बी को क्या करना है, यहाँ पे जीरो के इक्वल। देखो ए डॉट बी को मैं जीरो के इक्वल कर रहा हूँ। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, आई वाला कोफिशिएंट आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाला कोफिशिएंट जे वाले से मल्टीप्लाई, और के वाला कोफिशिएंट के वाले से मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो। तो ये अपने पास हो गए कितने, 6 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू जीरो। 2 लेमडा इक्वल टू कितना इवेल्युएट हो गया, 6, और 2 नीचे बैठ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट है, इसमें ए डॉट बी को क्या करेंगे अपन, जीरो के इक्वल करेंगे। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, और के वाला के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए डॉट बी को कितना करना है, जीरो, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो ये 12 माइनस 4 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। 4 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 12, लेमडा कितना आ गया अपने पास, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन।